हाय एवरीवन, वेलकम टू जिम सॉबिट। अब हम करने वाले हैं फॉर्मूले और फॉर्मूले होंगे ये वेक्टर अलजेब्रा हम जो कर रहे थे इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट पे आ चुके हैं और ये एक्सरसाइज 10.4 है। और अगर आपको ना पता हो तो 3 पार्ट के पहले इसके पहले 10.3 खत्म की जा चुकी है, तो प्लीज़ उसको जरूर देख लीजिएगा। इस वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जो मैं अक्सर बताता हूँ शुरुआत में, तो यहाँ भी बताऊँगा। अब की बार हम बात कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। एक होता है डॉट प्रोडक्ट जिसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और वो एक स्केलर फाइनल प्रोडक्ट फाइनल आंसर देता है। तो जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो जो फाइनल आंसर होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जबकि जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो जो फाइनल आंसर होता है दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट, दैट इज अ वेक्टर। तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर आता है। इसको करने के लिए आप इसे ऐसे समझिए कि मान लेते हैं ये एक ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी ये थीटा है, तो एक वेक्टर देता है जिसका डायरेक्शन जो होता है इन दोनों को परपेंडिकुलर होता है। इन दोनों वेक्टर की प्लेन, जो भी प्लेन इनको कंटेन कर रही थी, वॉट एवर प्लेन वॉज कंटेनिंग दिस टू वेक्टर्स, ठीक है, वो क्या करता है, वो उसको क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। वो क्या होता है, उसको परपेंडिकुलर होता है। यानी अगर ये प्लेन है, इसमें ए और बी है, तो जो एन वेक्टर है दैट इज द वर्टिकल वेक्टर। इट कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। तो हमने राइट हैंड रूल को हम फॉलो करते हैं। राइट हैंड, आप इसको राइट हैंड पाम रूल बोल सकते हो, स्क्रू रूल बेसिकली। तो स्क्रू रूल क्या कहता है कि अगर हम स्क्रू को घुमाएंगे तो वो किधर जाएगा, ऐसे अगर हम टर्न करते ए से बी की तरफ तो वो ऊपर जाता। तो इसलिए क्रॉस इस तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम मूव कर रहे होते हैं तो जो जो फाइनल एन कैप होता है उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। और अगर यही उल्टा होता बी क्रॉस है तो उसका एन नीचे चला जाता, ठीक है। मैं अभी नहीं बताना चाहता हूं, नहीं तो वो कंफ्यूजन पैदा कर देगा, कंफ्यूजन पैदा कर देगा। तो ए क्रॉस बी लिखा जाता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप बेसिकली क्या, यूनिट वेक्टर है, अ नॉर्मल यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो द फाइनल क्वांटिटी इज अ वेक्टर and it is perpendicular to the plane containing both a and b. It is perpendicular to the plane containing a and b vectors, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास a क्रॉस b सॉल्व होता है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आता है। बहुत ज्यादा डिटेल एक सेपरेट वीडियो में हमेशा बोलता हूं एग्जिस्ट करेगा, अभी के लिए बस इतना ही जरूरत थी। दूसरा, यहां से हमें कुछ चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी। वो एक है i क्रॉस i। फिर क्या होगा, अगर आप i क्रॉस i करोगे तो यहां देखिए साइन 0 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि अगर सेम एक्सिस के ही बीच का एंगल लिया जा रहा है तो वो ही सेम एक्सिस का उसी सेम एक्सिस से क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, चाहे वो एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो। तो उसके केस में एंगल 0 होगा और इसलिए साइन 0 0 हो जाएगा। तो ये एक जीरो वेक्टर आता है, जीरो वेक्टर, ठीक है, जीरो वेक्टर। तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये एक जीरो वेक्टर आते हैं। लेकिन अगर हम आई क्रॉस जे करते तब क्या होता, आप थोड़ा सा इसको ऐसे सोचिए कि हमने पढ़ा था, अगर लेट सपोज ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है, एक्स वाई और जेड एक्सेस या जी एक्सेस। तो अगर हम आई क्रॉस जे कर रहे होते तो ये एंगल होता है 90 डिग्री। तो जब हम आई क्रॉस जे करेंगे तो आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। Sine of the angle between them, sine 91 into the vector which is perpendicular to it and also the unit vector। अरे I और J को परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता था, K ही वेक्टर तो होता था, K कैप ही तो होता था। तो इसका मतलब K कैप हो जाएगा, यानी यहां पर जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो K वेक्टर के ही, K कैप के ही बराबर होगा, मतलब इक्विवेलेंट होगा। तो बेसिकली वो K कैप है। तो इसीलिए I क्रॉस J जब आप करते हो, I वेक्टर क्रॉस J वेक्टर, तो वो K वेक्टर आता है, K कैप आता है। तो जो आप लिखोगे I क्रॉस जे तो वो के कैप आएगा। इसका मतलब अगर हम जे क्रॉस आई करते तो नीचे जाते, डाउनवर्ड हो जाता डायरेक्शन, तो वो माइनस के हो जाता। तो ये साइक्लिक है। अगर हम जे क्रॉस के करते हैं, लेट सपोज अगर आप सोचते हो कि चलो जे क्रॉस के करते हैं, तो जे क्रॉस के करोगे तो नॉर्मल कौन है उन दोनों वेक्टर को, आई। अब की बार आई है तो जे क्रॉस के करेंगे तो आई होगा, और अगर हम के क्रॉस आई करेंगे तो क्या होगा, जे होगा। इसको आप इसी एक्स वाई जेड एक्सेस के सिचुएशन से याद रखो, बहुत ही आसान हो जाता है याद रखना और कंफ्यूजन नहीं होता। तो आई क्रॉस जे के है, जे क्रॉस के आई है और के क्रॉस आई जे है, ठीक है। तो ये हमारे बन गए हैं 3। और इस सिचुएशन के बाद अब हम हो गए फ्री,
क्योंकि हमें ये जानना बहुत जरूरी था। एक और फॉर्मूला है एरिया के लिए, वो भी नहीं बता रहा हूं मैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊंगा, इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट वीडियो में, ठीक है। अच्छा, सॉल्व करने का तरीका क्या है? डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं जब हम वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं। तो अगर लेट सपोज दो वेक्टर दिए गए हैं, लेट सपोज ए वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k और बी वेक्टर है b1i प्लस b2j प्लस b3k, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर लिखा जाता है i j। डिटर्मिनेंट लिख रहे हो आप, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। i j के कोफिशिएंट्स लिख दो इसमें सबके, या कंपोनेंट लिख दो a1 a2 a3 और इसी तरह b1 b2 b3, और जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व होगा। i इसको बंद करते हैं, फिर a2 b3 माइनस a3 b2, सेम रूल है, कोई चेंज नहीं है, डिटर्मिनेंट ही सॉल्व कर रहे हो, वो आना चाहिए, ग्रेड 12 का ही हिस्सा है। एक चीज जो रह गई, अगर लेट सपोज मैं a क्रॉस b लिखता हूं तो वो होता है मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर साइन थीटा इनटू द नॉर्मल यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ a एंड b। अगर अब मैं दोनों साइड का मॉडुलस ले लेता या मैग्नीट्यूड निकालता तो बेसिकली इसका तो फिर से वही लौटेगा, इसमें तो कोई चेंज होना नहीं है। साइन थीटा का वैल्यू तो ऑब्वियसली हमें तो पता ही करना है, और एन कैप का मैग्नीट्यूड हो जाता। तो एन कैप क्या हो जाता, उसका हमने बताया था यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाती, 1 हो जाती। तो जो साइन थीटा आता वो आता, यही तो आता, सही बात है। तो साइन थीटा जो होता है वो यही वैल्यू होती है, और थीटा साइन इनवर्स हो जाता है। तो इस तरीके से आप एंगल पता कर सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से। डॉट प्रोडक्ट की मदद से भी करते थे, कॉस थीटा निकालते थे और वहां कॉस इनवर्स आता था, ठीक है। एंगल चेंज नहीं होता, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से प्रोडक्ट चेंज होता है, या तो स्केलर होता है या तो वेक्टर होता है, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बुलाते हैं, स्केलर या डॉट बुलाते हैं, नाम याद रखिए। और अब इनको अप्लाई करेंगे, इतना ही सफिशिएंट था, बाकी जो भी एक्स्ट्रा थ्योरी होगी वो क्वेश्चन के आने पे बता दूंगा। वैसे एक पार्ट रह गया एरिया निकालने वाला, वो नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द a क्रॉस b वेक्टर मैग्नीट्यूड इफ a इज गिवन एंड b इज गिवन। बड़ा सिंपल सा है, आपको a क्रॉस b निकालना है तो आपको a क्रॉस b पहले वेक्टर निकालने आना चाहिए। इट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ, कैसे लिखते हैं, i j k, कोफिशिएंट क्या है 1 माइनस 7 7 3 माइनस 2 2। अब क्या करना है, यहां लिखना है i, तो ये हो जाएगा दिस इंटू दिस, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आना चाहिए। माइनस 7 इंटू 2 माइनस 14 माइनस 7 इंटू माइनस 2 फिर से माइनस 14, ठीक है, ये हो गया i। फिर लिखेंगे, अब आप माइनस j लिख सकते हो तब आप सीधा चल सकते हो, प्लस j लिखते हो तो आपको उल्टा जाना होता है, तो माइनस j लिख देता हूं मैं, फिर से ऐसे ही जाऊंगा, ठीक है। माइनस j लिखूंगा, यहां पे माइनस लगाऊंगा और जाऊंगा उसी स्टाइल से, तो 1 इंटू 2 2 माइनस 7 इंटू 3 21। फिर क्या लिखूंगा, प्लस का के कैप, इसके बाद क्या लिखा है देखिए, के कैप के बाद 1 इंटू माइनस 2 माइनस 7 इंटू 3 माइनस 21। हम वैसे के कैप को लास्ट में लिखते हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख के इसको, मतलब वो अच्छा लगता है, पहले टर्म लिखना होना चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, बस लास्ट में लिखा उसको। तो ये हो जाएगा माइनस 14 प्लस 14, तो 0 आए, 21 में से 2 गए तो माइनस 19 हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा, माइनस 19 इधर से माइनस के साथ प्लस 19 हो जाएगा। ये होगा माइनस 2 प्लस 21, तो प्लस 19 हो जाएगा ये, और ये के हो जाएगा। आ गया a क्रॉस b, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये एक वेक्टर है, एक सी वेक्टर मान लीजिए इसको थोड़ी देर के लिए, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक्सरसाइज 1 में बताया जा चुका है। बहुत सिंपल होता है, रूट ओवर जो भी कंपोनेंट है उनके टर्म के स्क्वायर कर दे चले जाइए, तो और फिर ऐड करते चले जाइए। अगर आप बुद्धिमान है तो आप 19 स्क्वायर को बाहर निकाल चुके होंगे, जो कि 19 बन जाएगा, और रूट में बचेगा 1 + 1 जो कि होता है 2, तो 19 रूट 2 आंसर हो जाता है। बेसिक सा है, वैसे भी आप करते तो तब भी हो जाता, लेकिन 19 स्क्वायर कॉमन था, उसका अंडर रूट 19 होता, 1 + 1 अंदर बचता जो कि 2 बन गया, ठीक है। इस तरीके से इसका हमने आंसर निकाल लिया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें कुछ था नहीं ऐसा हाई फाई टाइप का। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a + b एंड a - b। देखिए इसको करने का बहुत ही सिंपल तरीका क्या होता है
कि आपको अगर बोला जाए कि किसी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है, तो हमें क्या करना होता है, हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या करता है, एक वेक्टर देता है जो कि परपेंडिकुलर होता है। अब ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई यूनिट वेक्टर निकालना है, तो अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसका मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। यही तो हमने सीखा है इस प्रोसेस को। तो क्यों ना अब हम क्या करें, सबसे पहले हम a प्लस बी को एक वेक्टर मान लेते हैं p, कि भाई एक p वेक्टर है जो कि a प्लस बी है, और एक q वेक्टर है जो कि a माइनस बी है। हमें क्या करना पड़ेगा, फिर p और q का क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, जो कि लिखना आसान है, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उस वेक्टर को इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो वो एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो कि परपेंडिकुलर होगा उन दोनों वेक्टर को। ठीक है, तो अब आप ऐसा करोगे जब, तो क्या करोगे, तो आप लिखोगे p वेक्टर इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर सकते हैं आप होशियार हो, तो a प्लस बी करोगे तो लिखोगे 3 + 1 तो 4i, 2 + 2 तो 4j, 2 - 2 ये तो गया। ठीक है, अब आएगा q वेक्टर, अब इसको जब करोगे तो क्या करोगे, a माइनस बी तो 3i - i तो 2i, 2j - 2j ये चला गया, 2k - 2k करोगे तो वो हो जाएगा +4k। सही है। अब आप ध्यान से एक बात समझिए, इधर आ गया p वेक्टर और q वेक्टर। अब हमें निकालना है पहले p क्रॉस q। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी वेक्टर अगर हमें चाहिए जो दो वेक्टर को परपेंडिकुलर हो, तो सीधे सीधे क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, क्योंकि वो एक परपेंडिकुलर वेक्टर देता है। तो हम इसे लिखेंगे p क्रॉस q को क्या लिखेंगे, आई जे के, अपने डिटर्मिनेंट मेथड से जाएंगे तो आई जे के क्या हो गया, अब वैल्यू पुट करेंगे तो 4 4 या 0, ये हो जाएगा 2, j 0 है और k 4 है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4 4 16i, माइनस इसको बंद करेंगे तो 4 4 16, अगेन फिर 16 आ रहा है, प्लस आएगा फिर k का 4 0 0 माइनस हो जाएगा 8k। ये आ गया p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर। आपको बताया गया है कि कभी भी किसी वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो पहले तो हम इस वेक्टर का क्या निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, √16² प्लस -16² प्लस -8 का स्क्वायर। सिंपल है। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए 256, वैसे हम 8 कॉमन निकाल लेते तो भी जल्दी हो जाता, अपना अपना तरीका है भाई, जैसे सही लगे वैसे कर लो। 256 प्लस 64, 6 4 10, 6 5 11, 320 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 320 और 256, तो 6 7 9 976। तो अगर इसको, अरे 8 निकाल लेना चाहिए था, पता है, सही बता रहा हूँ मैं आपको। रुकिए, इतना लेंदी नहीं कर रहा, एक काम कर रहा हूँ, इसमें 8 स्क्वायर को अलग कर ले रहा हूँ। सबके अंदर एक 8 स्क्वायर है, ध्यान से देखिए। इसके अंदर बचेगा 2 स्क्वायर क्योंकि ये 16 है, इसके अंदर भी 2 स्क्वायर बचेगा, माइनस से क्या ही फर्क पड़ता है अब, और यहाँ पे 1 स्क्वायर बचेगा क्योंकि 8 स्क्वायर चला गया ना कॉमन, तीनों में 8 स्क्वायर कॉमन चला गया, सबके पास एक 8 स्क्वायर है, इधर 2 स्क्वायर एक्स्ट्रा, इधर 2 स्क्वायर एक्स्ट्रा था। तो ये हो गया 9, 4 + 4 + 1 9, ये हो गया, उसका रूट हो गया 3 और इसका हो गया 8, तो कुल मिला के हो गया 24। 24 का स्क्वायर 976 कैसे हो गया, अरे 676 था, सॉरी मेरे दिमाग से ना एकदम अचानक से निकल गया वो चीज़, पता नहीं क्या सोच रहा था मैं। 576, 676, 576, हद तो रखी भाई, 576, कोई कैरी नहीं आया था, क्या ही कर रहा था मैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 24 हो गया। तो अब p क्रॉस q पता लग गया, यूनिट निकालना है। यूनिट वेक्टर कोई भी होता है वो होता है, आपको प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि डायरेक्शन अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है ना। तो प्लस माइनस जो भी वेक्टर लिखा हो, यानी उसका जो भी वेक्टर है, 16i -16j -8k, और डिवाइड कर दीजिए उसके किससे, मैग्नीट्यूड से, जो कि है 24। ठीक है, तो इसको ऐसा करने से क्या आएगा, 16/24 तो 2/3i, ये होगा -2/3j, और ये हो जाएगा -1/3k। बस प्लस माइनस को आप बाहर रख दीजिए, अंदर कोई ज़रूरत नहीं है इसको नौटंकी इसमें करने की, कुछ ज़्यादा ऐसे बढ़िया लग रहा है और ऐसे ही सही है। समझ गए बात को, ये उसके लिए सॉरी, पता नहीं क्या सोच रहा था मैं, एकदम दिमाग ऑफ हो गया अचानक से। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा है और समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट करते हैं। इफ अ यूनिट वेक्टर मेक्स एंगल π/3 विथ हाई, π/4 विथ j,
एंड एन एंगल थीटा विथ के, देन फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट्स ऑफ ए। अच्छा, तो एक यूनिट वेक्टर है ए, इट मेक्स एंगल π/3 विथ हाई। तो आपको याद है इसको हम लोग क्या बुलाते थे? अल्फा है ये। तो यानी कि अल्फा इज इक्वल टू π/3। दिस इज व्हाट आई एक्चुअली टोल्ड यू व्हेन आई वाज टीचिंग यू स्केलर डॉट प्रोडक्ट वाला पार्ट। याद है कि एक होता है डायरेक्शन कोसाइन, बताया था क्या होता है? लेट सपोज एक वेक्टर है, तो उसको उसका एक्स एक्सिस से जो एंगल होता है वो अल्फा, जो वाई एक्सिस से एंगल होता है बीटा, और जो जेड से एंगल होता है डेट इज गामा। एंड द कॉस ऑफ दीज एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, और वो डिनोट किए जाते हैं एल, एम और एन से। याद आया? यहां पे वही होने वाला है, थोड़ा सा यूज होगा, ठीक है? तो चलिए करेंगे। तो अल्फा π/3 दिया है, बीटा दिया है π/4, और गामा की वैल्यू जो कि है थीटा, वही पता करना है हमें। तभी आपको निकालना पड़ेगा कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा होगा कॉस 60 डिग्री, जो कि होता है हाफ। फिर आएगा कॉस बीटा, जो कि होता है कॉस 45 डिग्री, जो कि होता है 1/√2। और कॉस गामा हमें पता करना है, बेसिकली कॉस थीटा ही पता करना है। तो कॉस गामा जो है बेसिकली कॉस थीटा है। तो अब हमें क्या करना है? हमें पता है एक रिलेशन जो हमें बताई गई थी कि एल स्क्वायर, डायरेक्शन कोसाइंस के समय बताई गई थी ये रिलेशन पिछले एक्सरसाइज में, प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो एल क्या हो गया? कॉस थीटा यानी कॉस अल्फा का स्क्वायर, प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर, प्लस कॉस गामा का स्क्वायर। पर कॉस गामा जो है वो कॉस थीटा के ही बराबर है, ठीक है? तो यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा 1/2 का स्क्वायर, कॉस बीटा आएगा 1/√2 का स्क्वायर, कॉस गामा स्क्वायर हो जाएगा कॉस थीटा स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा। आप सिंप्लीफाई करना है तो यहां से 1/2 का स्क्वायर 1/4, यहां पे 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है? 1 माइनस इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या होता है? 3/4 हो जाएगा, क्योंकि ये 2/4 है। अरे 1/2 क्या होता है? 2/4 होता है। 2/4 प्लस 1/4 3/4 हो जाएगा, ठीक है? इतना परेशान मत होइए। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1/4। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव लीजिएगा, निगेटिव नहीं लेते हैं। तो √1/4। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1/2। तो थीटा क्या हो जाएगा? π/3 60 डिग्री। सो दैट्स द फाइनल आंसर। देखिए मैं बहुत ही सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक चीज़ें सॉल्व कर रहा हूँ। आई बिलीव कि अभी तक कुछ ऐसा नहीं है जिसे हाई फाई मैथ कहूँ जहाँ बहुत दिमाग लग रहा हो। जब लगेगा तो लगाऊंगा दिमाग, अभी नहीं लग रहा है तो नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है? बात समझ गए आप? तो मैंने बेसिकली क्या किया? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 वाली रिलेशन को यूज किया। अगर आपको ये नहीं पता होता तो ये क्वेश्चन टिपिकल है, तो ये आपको पता होना चाहिए था। दिस वॉज द इंपॉर्टेंट पार्ट, द रेस्ट इट वॉज नॉट। ओके, समझ गए बात को? नेक्स्ट करते हैं। शो दैट दिस इक्वल्स टू दिस। चलिए करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो पहले लिख लेते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अच्छा, वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है अपने एक तरीके से, वो आपको सब थ्योरी में बताया जाता है। मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा और फिर बताऊंगा कैसे। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता था, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, प्लस लगा देता ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। याद रखिएगा एक चीज होती है वेक्टर प्रोडक्ट में कि वो कम्यूटेटिव नहीं होता। इसका मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर नहीं होता है। कोई स्पेशल केस है तो बात अलग है, जनरल केस में बराबर नहीं होता है, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। बेसिकली एक्चुअली होता क्या है, ए क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो माइनस होता है बी क्रॉस ए के, ठीक है? ठीक, तो हमें क्या करना है? ए और बी इक्वल नहीं, अगर ए और बी इक्वल है तब तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तब तो सेम ही चीज लिख रहा है ना? तो वही मैंने कहा था स्पेशल केस। तो अब इसमें क्या करना है? ए क्रॉस ए, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और फॉलो हो रहा है, माइनस बी क्रॉस ए, ये होगा प्लस ए क्रॉस बी, और ये होगा माइनस बी क्रॉस बी। वो जीरो ही हो जाता है वैसे ए क्रॉस। अच्छा, ए क्रॉस ए क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि जब आप सेम वेक्टर को उसी से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 0 डिग्री, और इसमें आता है साइन जीरो, साइन थीटा आता है ना। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता था, याद है आपको? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा इंटू एन कैप। साइन थीटा होता था, थीटा वॉज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर दोनों वेक्टर ए है तो एंगल तो जीरो हो जाएगा, तो थीटा हो गया 0, तो साइन 0 0। तो बेसिकली यहां पे ये हो गया 0। ए क्रॉस बी को, बी क्रॉस ए को मैं माइनस ऑफ ए क्रॉस बी लिख सकता हूं। मैंने अभी बताया था आपको कि ये वेक्टर जो होता है प्रोडक्ट, इसमें माइनस हो जाता है,
बड़ा ऐसे समझिए, अगर मैं एक बार ऐसे मूव करूंगा तो वर्टिकल वेक्टर है, ऊपर जा रहा है डायरेक्शन, अगर लेकिन मैं ऐसे मूव करूंगा तो नीचे आएगा। तो बेसिकली डायरेक्शन जब चेंज होता है तो साइन से डिनोट किया जाता है वेक्टर थ्योरी में, तो माइनस आता है उसकी जगह, तो वही मैं माइनस लिख दे रहा हूँ। सेम मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बस वो फ्लिप कर जाता है डायरेक्शन में, तो वो माइनस के साथ मैंने a क्रॉस बी लिख दिया, प्लस a क्रॉस बी, ये भी जीरो, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस वाला हो जाएगा, a क्रॉस बी, ये भी प्लस a क्रॉस बी, तो ये जुड़ के हो जाएंगे 2 टाइम्स a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, दैट्स द फाइनल आंसर। ठीक है, समझ गए बात को? बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब बेसिक से क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के। मिसलेनियस जब करेंगे तब हम पाएंगे कि कठिन क्वेश्चन है, अभी के लिए तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम लास्ट क्वेश्चन रखते हैं इस पार्ट के लिए वीडियो के, नेक्स्ट वाले पार्ट में बचे हुए क्वेश्चन मैं कर दूंगा, ठीक है? तो चलिए इसमें करते हैं, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ दिस इज गिवन। घबराना नहीं है, हमें आई जे के वाला रिलेशन लिखने आना चाहिए और मैं उसी के हिसाब से इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है? बिल्कुल मत घबराइएगा। तो आई कोफिशिएंट इसके सब लिख दीजिए 2, 6, 27, इसको के लिख दीजिए 1 लैम्डा और म्यू, और ये किसके बराबर है, जीरो वेक्टर के बराबर है। याद रखिएगा जब एक जीरो वेक्टर होता है तो वो 0i, 0j और 0k टाइप का होता है, ये बहुत जरूरी है कि आप इसे ऐसे याद रखें। जीरो वेक्टर भी लिख सकते थे अभी के लिए, बाद में एक्सपेंड कर सकते थे, इस टर्म में एक्सपेंड करना है, स्केलर नहीं है, ये एक वेक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, अब आई के लिए क्या करना है, ये बंद करेंगे, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा आई, फिर माइनस जे लगाएंगे, चलिए मैं ऐसे लगा लेता हूँ, बाद में लगा दूंगा, ये हो जाएगा 2 म्यू माइनस 27 जे, फिर लगाएंगे प्लस 2 लैम्डा माइनस 6 के इक्वल्स टू 0i प्लस 0j प्लस 0k। सही है, अब हमें क्या करना है, इसको ना कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है, सिंप्लीफाई तो कुछ होगा ही नहीं ऐसे। तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा की वैल्यू क्या है 0, कॉमा 2 म्यू माइनस 27 की वैल्यू क्या है 0। बेसिकली माइनस के साथ है लेकिन 0 लिखा है इसलिए क्या ही फर्क पड़ेगा, अगर यहाँ 1 लिखा होता तो मैं माइनस भी लेता। समझ रहे हैं, इसको नहीं मिस करता मैं। नेक्स्ट करते हैं 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई, इसको छोड़ देते हैं, यहां से म्यू की वैल्यू निकालते हैं, तो म्यू आ गया 27/2, इससे से वेरीफाई कर लेंगे बस, और लैम्डा आ जाएगा 3। तो लैम्डा 3 या म्यू 27/2, एक बार रख के देखिए, म्यू को 27/2 और लैम्डा को 3, सही है, 0 आता है, 27/3 माइनस 27/3 इक्वल टू 0 होता है, तो ये ट्रू है। तो आंसर मिल गया, लैम्डा इज 3 एंड म्यू इज 27/2। That's our final answer and it is done. क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अगर क्वेश्चन नंबर 6 छोटा होगा तो इसी में कर दूंगा, वरना लेंदी होगा तो नेक्स्ट में करूंगा, ठीक है? हाँ कर दूंगा, चलिए कर देता हूं इसको, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, गिवन दैट a डॉट b इज 0। अच्छा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 है एंड a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर भी 0 है, तो हम क्या बोल सकते हैं, 0 वेक्टर होगा। What can you conclude about the vectors a and b? Okay, let's see. a वेक्टर डॉट b वेक्टर होता है mod of a, ये होगा mod of b into cos of the angle which is 0, and mod of b into sin theta into the n normal vector equals to the 0 वेक्टर। सही है, लेकिन ये 0 वेक्टर ही है ना, है तो 0, मैग्नीट्यूड तो 0 है ना, तो मैं ये बोल सकता हूं कि a वेक्टर मॉड b वेक्टर मॉड साइन थीटा इज इक्वल टू 0। मैंने मॉडुलस ले लिया, तो जब मॉडुलस लिया दोनों साइड का, तो 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 0 हो गया, और नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है ना। कोई भी नॉर्मल वेक्टर जो होता है यूनिट वेक्टर होता है वो, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है, और लिख के ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसका लिखा है और एंड, अभी भी एंड चल रहा है लेकिन, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, तो यहां से पता लगा कि साइन थीटा 0 होगा, तो थीटा क्या होगा 90 डिग्री, और यहां से पता लग रहा है कि, अरे क्या कर रहा हूं मैं, आई एम सो सॉरी, थीटा होगा 0 डिग्री, और अगर यहां कॉस थीटा 0 होगा, मेरे दिमाग में यही चल रहा था, तो थीटा होगा 90 डिग्री। सही है, या 0 लिख दिया या π/2 या 90 डिग्री लिख लेते हैं,
थोड़ा सॉर्टेड रहेंगे, डिग्री डिग्री रहेगा। तो या π/2 और 0 लिख लो। तो कहने का मतलब है कि एक टाइम पे आप कहते हो कि ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, और अगली बार बोलते हो कि 0 डिग्री है। एक टाइम पे दोनों बातें तो ट्रू नहीं हो सकती, समझ रहे हो ना? ऐसा हो सकता है क्या कि मैं जो है एक टाइम पे नॉर्थ भी जा रहा हूँ और उसी टाइम पे मैं साउथ भी जा रहा हूँ? नहीं जा सकता। या तो मैं नॉर्थ जा रहा हूँ या तो मैं साउथ जा रहा हूँ, कुछ भी ऐसा सिचुएशन है। नॉर्थ साउथ तो नहीं है, नॉर्थ और ईस्ट की सिचुएशन हो सकती थी है ना? तो कहने का मतलब ये है कि एक टाइम पे एंगल 0 भी है और एक ही टाइम पे एंगल 90 भी है दो वेक्टर के बीच में, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये तो नहीं है कल्प्रिट, इसका मतलब ये कल्प्रिट नहीं है, ये जीरो नहीं बना रहे हैं, ये टर्म को जीरो नहीं बना रहे हैं। जीरो बनाने के लिए या तो ये जीरो हो रहा है या तो ये जीरो हो रहा है। हाँ, सो दिस इंप्लाइज विच इज नॉट पॉसिबल, थीटा इक्वल टू 90 एंड थीटा इक्वल्स टू 0 at the same time is not possible. Hence either magnitude of A is 0 or the magnitude of B is 0. So either A is a 0 vector or B is a 0 vector, या उसका magnitude 0, इसका मतलब तभी हो रहा है। तो A और B यही इनडायरेक्टली जाके खत्म हो रहे हैं, अदरवाइज तो कोई रास्ता नहीं है कि ये टर्म दोनों एक टाइम पे 0 हो जाए। समझ गए बात को? तो बड़ा सिंपल सा था ये लॉजिक, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और शुरुआत में जितनी थ्योरी थी सफिशिएंट, जितनी रिक्वायर्ड थी उतनी बता दी थी। नेक्स्ट पार्ट में इसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज को। और या इफ़ यू आर डू लाइकिंग दीज वीडियोस लेट मी नो समहाउ। और अगर नहीं अच्छा लगे तो, बुरा तो लग रहा हो तो डिसलाइक करते चलिए। टिल देन, thanks for being on GymsOrbit. We'll see you in the next video. Take care.